मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज शुरू करेंगे हम भारत का संविधान। और इस संविधान को हमें बेसिक तौर पर समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने जो पीडीएफ फाइल तैयार की है उसके माध्यम से हम संविधान को एक बेसिक तौर से समझेंगे और धीरे धीरे इसकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से आरएएस आईएएस एग्ज़ाम की तरह हम इंटरव्यू को भी फाइट करने के तरीके से तौर पर हम इसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा समानता का अधिकार, कि किस तरह हमें संविधान में समानता का अधिकार मिला हुआ है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम इस समानता के अधिकार में भी बेसिक तौर पर पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में जब समानता के ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये बताऊंगा कि किस तरह संविधान के कौन से एक्ट में समानता का अधिकार हमें मिला हुआ है और हम किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं और इसे किस तरह से बनाया गया है। उसकी डिटेल्स अभी से बेसिक तौर पर समझना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ को सीधा पढ़ना शायद समझ में नहीं आएगा। उसका बेसिक तैयार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो संविधान का पहले हम बेसिक तैयार करेंगे, उसके बाद आईएएस लेवल में तक के पूछे जाने वाले सवालों और उसका कंपटीशन एग्ज़ाम में किस तरह से उठाए जाते हैं क्वेश्चंस, उनकी तैयारी करेंगे। तो आइए इसका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। यहाँ कांता को वोट देने की लाइन में खड़े होने से इसका तात्पर्य यह है कि एक कांता नाम की महिला थी जो दूसरों के घरों में काम करती थी, साफ़ सफाई का काम करती थी, लेकिन उसके घर में बहुत गंदगी रहती थी। उसकी बेटी बीमार थी, लेकिन वो अपने साहब जिनके काम करती थी उनके यहाँ पर जाना उसका ज़रूरी था, ताकि उनसे वो पैसे उधार ले सके, उनके घर में काम करके और अपनी बेटी का इलाज करवा सके। तो इसमें जो आपने पहली लाइन देखी, लाइन में खड़े होने से होता है वोट देने की, तो इसका तात्पर्य ये है कि जब वोट देने की लाइन में तो जैन साहब जो यहाँ ये काम करती थी वो भी इनके साथ खड़े थे, लेकिन जब हॉस्पिटल में अपनी बेटी का इलाज करवा रही थी तब जैन साहब लाइन में खड़े नहीं थे, क्योंकि उनके पास सक्सेस आदमी है और उनके पास पैसा है। ये गरीबी स्थिति में झुलस रही थी इसलिए, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवा रही थी, वो निजी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के काबिल थे इसलिए। तो आइए धीरे धीरे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में समानता और असमानता में क्या फ़र्क है और किस तरह हमारे देश में आज भी आज़ाद होने के बाद भी लोगों के बीच एक असमानता का बढ़ावा किस तरह चल रहा है। तो आइए तो पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। अब जो उनके साथ लाइन में खड़े थे उनमें उनके साहब थे, जैन साहब, सरकारी ऑफिसर, सभी तरह के लोग उनके साथ खड़े थे, लेकिन वोट का अधिकार सबको समानता का अधिकार होता है इसलिए सभी एक साथ खड़े थे। तो आइए आगे बात करते हैं। और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। जो सभी को समान अधिकार देता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, और ये सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। अगर वोट ही अगर समानता के आधार पर डाला जाएगा तभी तो लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा। अगर ऐसा कर दिया जाए कि महिला को वोट से ही वंचित कर दिया जाए जो पहले होता था, या ऐसा हो जाए कि एक जाति को ही वोट से वंचित कर दिया जाए, तो फिर जब उस जाति का कोई व्यक्ति ही नेता नहीं बन पाएगा तो उस जाति के बारे में सोचेगा कौन। तो इसीलिए समानता का अधिकार हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार है। आगे बात करते हैं। समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उसके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है, कांता के मन में समानता वास्तविक अर्थ में के बारे में शंका होने लगी। जैसा मैंने आपको भी बताया कि वोट देने में तो सब साथ में खड़े थे, लेकिन
इलाज कराने में कांता अकेली लाइन में लगी थी। उसके जैन साहब निजी हॉस्पिटल में इलाज करवा लेते हैं, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, इसलिए इसके मन में शंका आ रही है। आगे बात करते हैं, वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वो अपने काम से एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। मेरे हिसाब से सभी लोग गरीब ही हैं उस लाइन में जो खड़े हैं। अब ये एक सवाल पूछता है यहाँ पर, आपके विचार समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ, आईएएस इंटरव्यू में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान को लेकर, इसी तरीका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके विचार समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है, तो आपको ये इतना बड़ा लेक्चर देना होगा जो आसानी से हम याद रख सकते हैं, समझ भी गए हैं। तो हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी है, रटना मेरे हिसाब से गलत है। आगे बात करते हैं अन्य प्रकार की असमानताएं। हमारे देश में, मैं पहले ही बता दूं, हमारे देश के भीतर एक प्रकार से असमानता ही चल रही है। स्कूलों में भी एक जाति दूसरी जाति के लड़कों के बीच नहीं बैठने देते हैं, कई जगह ऐसा होता है। तो आइए आगे बात करते हैं असमानता। कांता उन बहुत लोगों में से है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और उन्हें जीने का मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। मैंने अभी बात की जातिगत व्यवस्था की, मैं थोड़ा बता देता हूँ उसके डिटेल के बारे में। जब संविधान लागू नहीं हुआ था हमारे देश में, तो पहले हमारी स्थिति यह थी कि हमारे देश में 4 भागों में जाति को बांटा गया था। 2 तो जो निचले भाग थे वो किसान और एक हरिजन जिनमें आते हैं, उन्हें दलित कहते हैं, वो दलित लोग। उसके बाद दूसरे हैं क्षत्रिय और ब्राह्मण जो ऊपर रहते हैं। क्षत्रिय राजा होंगे, ब्राह्मण सबसे ऊपर होंगे, इसी तरह के थे वो। हम इतिहास में एक पूरी डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि संविधान ने हमें क्या क्या ताकतें दी है। इतिहास पढ़ेंगे हम तब सब पढ़ेंगे वो सब, कि किस तरह हमारे देश को संविधान लागू करने की ज़रूरत पड़ी और क्यों आज भी संविधान को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो आइए आगे बात करते हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। ये आप समझ गए होंगे, समझाने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक कहानी, स्कूल जाने वाले एक दलित के बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़े। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है, दलित के साथ बहुत बुरा हुआ है पूरे हमारे भारत में, इसलिए इन्हें आरक्षण देने की ज़रूरत पड़ी थी। हम इतिहास में इनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करते हैं, ये दलित लोग किसानों से भी नीचे जाति के लोग थे, सबसे नीचे, चौथे नंबर पर यही आते थे कहीं। और इनको आरक्षण इनका जो नेता था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। इन लोगों ने उनको चुन लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ महात्मा गांधी के भी बहुत मतभेद रहे हैं, हमेशा दोनों आपस में टकराते रहे हैं, उनके विचार टकराते रहे हैं। गांधी तो अहिंसावादी व्यक्ति थे। आइए आगे बात करते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ।
आपको दलित शब्द सुनकर ही अनुभव हो गया होगा अर्थ क्या होगा इस शब्द का। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित ही थे। 1950-2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक अपनी आत्मकथा जूठन में लिखते हैं। इन्होंने जूठन बहुत शानदार तरीके से लिखी है। एक जूठन में आपको कभी पढ़ाऊँगा। अभी कुछ पहलू हैं इसके जो देख लेते हैं। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, ये आज भी होता है हमारे देश में, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। ये तो छोटी बात है दोस्तों, दलितों से काम भी बहुत करवाया जाता था स्कूल के भीतर, जो दूसरी जाति के लोगों से नहीं करवाया जाता, छात्रों से नहीं करवाया जाता था। प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से, ये मैंने आपको भी कहा था, काम करवाया जाता, ये काम हो रहा है। ये जूठन है दोस्तों, आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार लिखा है इन्होंने। आपको स्थिति का अनुभव होगा इससे पढ़ने के बाद। आइए आगे बात करते हैं। कमर दर्द करने लगी थी, धूल से चेहरा सेंट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। ये वो लिखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते थे। अब क्या गुजरी होगी पिता के ऊपर, आप स्वयं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी हम असमानताओं में जी रहे हैं। आज हम हिंदू मुसलमान में पड़े हैं। हकीकत में तो ये है, हम संविधान का जो हमारे पास अधिकार मिले हैं, हम उनका यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक ढंग से। धीरे धीरे मुझे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को आपके अधिकार का तो पता चले। भविष्य में आप जिसकी तैयारी करो में सक्सेस हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि जो अधिकार आपको आज़ादी के बाद मिले हैं, उन अधिकारों का हनन कुछ नेता ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये पढ़ना चाहिए संविधान। मेरे साथ जुड़िए, आपको एक ऐसा व्यक्ति बना दूंगा, अगर आप सही हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस आप मुझसे जुड़िए आप। पर इतना याद रखिए, मास्टर यूँ नहीं पढ़ेगा इसी मदरसे। इन जो पिताजी ने देख लिया था, उन्होंने वो कह रहे हैं कि उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्ण सामना किया। उन्होंने उनसे बात की और कहा कि ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए टीचरों से कह रहे हैं, ये मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए, मास्टर यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। कितनी अच्छी बात कही है पिता ने कि और भी आवेंगे पढ़ने को, वरना दलितों के लिए तो स्कूल ही नहीं चलते थे पहले। इनका पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था, इसीलिए वो बिछड़ते ही चले गए थे। क्योंकि हमारी शिक्षा ही हमें हमारा जीवन है, हमारी शिक्षा तय करती है। सही बात तो ये है। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात थी। श्रीमती अंसारी की है, और जो शहर में किराए पर मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे मकान देखने गए। अंसारी दंपति, ये अंसारी जो दलित हैं, दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। और दोस्तों आगे देखिए, उन्हें मकान तो मिला। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने, तो वे बहाने बनाने लगी कि मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती।
क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर सुझाव दिए कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अब नाम, संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो हम अपना नाम क्यों बदलें। सबसे बड़ी बात तो ये है आज। फिर भी बहुत सारे लोगों को अपना नाम बदल देते हैं, क्योंकि समाज उन्हें स्वीकार ही नहीं करती है। इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। अब यहाँ पर इस कहानी से आशय यही निकलता है, आगे भी हम पढ़ेंगे किस प्रकार हमें अधिकार मिला है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमसे हमारा नाम पहचान के बारे में कुछ कहता है या कुछ अपशब्द बोलता है तो हमें संविधान अधिकार दिया है कि हम उसकी शिकायत कर सकते हैं। जब हम इसे डिटेल से एक बार फिर से पढ़ेंगे, जब थोड़ा IAS लेवल तक की पढ़ाई के लिए पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। आइए आगे बढ़ते हैं। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब यही बात है मानवीय कि ओम प्रकाश से मूल्य वाल्मीकि से किस तरह काम करवाया जा रहा था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत धर्मगत कारणों से हुआ है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुँचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुँची, ये सही बात है। ओम प्रकाश वाल्मीकि उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते, किंतु जब उनके पिता अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार का क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। आगे बढ़ते हैं। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति से ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा का हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिले। समानता का अधिकार है, मतलब सबको एक जैसा अधिकार है हमारे देश में, तो सबके साथ भी एक जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। किसी को कोई महिला है तो उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। महिला, पुरुष, जाति, धर्म सभी को समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हिंदू है तो उसको ज़्यादा अधिकार मिले या मुसलमान है तो कम मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश में सभी को समान अधिकार मिले हैं। संविधान के दायरे में रहकर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो जो चाहता है बन सकता है। उसकी मेहनत, लगन को खुली छूट दी गई है हमारे देश में। जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है बढ़ सकता है। जाति धर्म के नाम पर कोई किसी का भेदभाव नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, यह भी मैंने आपको बताया। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि समानता खत्म हो गई। यह खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये एक तस्वीर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए, दीवार फिल्म की होगी है, देख कर ही लग रहा है दीवार की, मैंने सीन देखा है। हाँ, दीवार की नीचे लिखा होगा 1975 में बनी दीवार फिल्म। अब इस छात्र को ये जो पैसे दे रहे हैं जूता पुलिस के फेंक देते हैं तो ये छात्र बोलता है उठा कर दीजिए। ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, यहाँ लिखा हुआ है। एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे उठाने से इनकार कर देता है। वो मानता है कि उसके काम की गरिमा है और उसे भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए, ये संविधान कहता है हमारा। अगर नहीं करता है तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं।